हेलो एवरीबॉडी, दिस इज विनय चौहान। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 4 जिसका नाम है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। इस चैप्टर का आज हम 4th पार्ट कवर करने वाले हैं। इससे पहले 3 पार्ट में कवर करवा चुका हूं। जिन भी बच्चों ने वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए, वहां जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम शुरू करने वाले हैं कि आखिर जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम है, होमो सेपियंस नाम है, होमो इरेक्टस नाम है, इतने टफ टर्मिनोलॉजी क्यों बनाई गई? क्या इनके नाम सिंपल नहीं रख सकते थे? रामलाल, मोहन सिंह, इसी प्रकार भी तो रख सकते थे ताकि हम इजीली क्या कर सकते थे, इनको याद कर सकते थे। तो इतने कठिन बनाने की आखिर जरूरत क्या पड़ी? तो इसके पीछे कारण क्या होता है, क्या क्या चीज मैटर करती है? पहले चीज अगर देखें तो जहां से ये मिले हैं प्लेस मैटर करता है। प्लेस के साथ साथ अगर देखें तो वो कौन सी स्पेसीज है ये भी मैटर करती है। तो क्या होता है, जब कोई फॉसिल अगर मिलता है जिस भी प्लेस से अगर मिल रहा है तो उस प्लेस का साइंटिफिक नेम यूज किया जाता है। कौन सा नेम यूज कर रहे हैं? वो साइंटिफिक नेम यूज कर रहे हैं। अब साइंटिफिक नेम ही क्यों यूज करा? क्योंकि भैया नेम देने वाले कौन है? साइंटिस्ट ही हैं। जनरली जो लोकल मैन होते हैं, आम आदमी थोड़ी ना है। अगर आम आदमी अगर इसका नाम देते, इसका जो नेम डिराइव्ड अगर करते तो आम आदमी की तरह नाम होता, रामलाल, मोहनलाल जैसे नाम होते। लेकिन जो नाम देने वाले कौन है? साइंटिस्ट है। इसी कारण से उस प्लेस का क्या नाम यूज कर रहे हैं? वो साइंटिफिक नेम यूज कर रहे हैं। और साथ ही साथ स्पेसिस का भी कौन सा नेम यूज करेंगे? साइंटिफिक नेम यूज करेंगे। इसी कारण से क्या होता है, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये थोड़ी टफ बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो यहाँ है हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये देखने से पहले हम एक बार वो बता दूं कि कोई भी अगर नामकरण किया जाता है, कोई भी नाम डिराइव्ड किया जाता है तो मेनली 2 वर्ड्स के अंदर किया जाता है। एक तो लैटिन और ग्रीक वर्ड के अंदर क्या होता है, किसी भी स्पेसिस का नाम डिराइव्ड किया जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। ऑस्ट्रेल जो है ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? सदन। उसी प्रकार पिथेकस अगर देखें तो ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? एप। मतलब इसका हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो क्या हो गया? दक्षिण में रहने वाले वानरों को ही क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? जो फॉसिल्स मिले थे उन्हीं को ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम क्यों दिया? उन्हें वानर से कनेक्ट क्यों करा? कुछ तो कारण रहा होगा ना कि आखिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस को उन्होंने किससे कनेक्ट कर दिया? वानरों से क्यों कनेक्ट करा? जो फॉसिल्स जो मिले थे, तो इसके पीछे के कुछ रीजन है। आइए देखते हैं वो क्या थे रीजन। जैसे कि देखा हमने कि इनके कई सारे फीचर्स जो थे, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था इसके कई सारे जो फीचर्स थे किससे मैच खाते थे? एप से मैच खाते थे। दोनों के क्या थे? थोड़े सिमिलर थे। क्या सिमिलर थे? जैसे कि स्मॉलर ब्रेन एज कंपेयर टू होमो। हमें पता है कि पहले कौन आया था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था ये पहले आया था और होमो जो है ये बाद में आया था। तो जो पहले आया था वो अपने माइंड का यूज कम करता था। इसी कारण से इसका जो माइंड था वो क्या था? छोटा हुआ करता था। होमो जो था अपने माइंड का यूज ज्यादा करता था, इसलिए इनका माइंड का जो साइज था वो इंक्रीज हो चुका था, बढ़ चुका था। इसीलिए स्मॉलर ब्रेन एज कंपेयर टू होमो। होमो का साइज बड़ा था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का साइज क्या था? छोटा था। जैसा कि एप का होता था, जो वानर था उसका भी मस्तिष्क क्या होता था? छोटा होता था। आगे देखें तो लार्जर बैक टीथ। इनका जबड़ा जो होता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का बड़ा होता था। बड़ा होने के साथ साथ क्या होता है? इनके दांत जो होते थे बाहर की ओर निकले होते थे, जिस प्रकार एप के होते थे। इसी कारण से इनको क्या कहा गया था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया था। और देखें तो अपराइट वॉकिंग रिस्ट्रिक्शन। जैसे एप अपने देखा था ना, 2 पैर पे चलते थे, 2 पैर के साथ अपने हाथों का भी यूज वो चलने के लिए करते थे और वो सही से खड़े नहीं हो पाते थे। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी था, वो भी खड़ा नहीं हो पाता था। तो ये भी दोनों के फीचर्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अपने हाथों का ये यूज करते नहीं थे क्योंकि सीधे हो नहीं पाते थे, चारों पैरों की मदद से चलते थे।
लिमिटेड डेक्स्ट्रिटी ऑफ हैंड, जब 4 पैरों से चलेंगे, अपने हाथों का यूज चलने के लिए करेंगे, तो हाथों के अंदर ग्रिप वगैरह इनकी नहीं होती थी, हाथों का यूज नहीं कर पाते थे। ठीक है, उसकी जो निपुणता है उसके बारे में इन्हें पता नहीं था। स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम ऑन ट्री, और क्या करते थे, अपना ज्यादा से ज्यादा समय ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ बिताता था, पेड़ों के ऊपर बिताता था। तो ये सारी की सारी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किससे सिमिलर थी, एप से सिमिलर थी। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस ओलिवर जॉर्ज। आखिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था इसकी डिस्कवरी कब की गई थी, तो कब की गई थी, 17 जुलाई 1959 को ऑस्ट्रेलोपिथेकस को डिस्कवर किया गया था। किसने किया था इसको फर्स्टली डिस्कवर, जर्मन बटरफ्लाई साइंटिस्ट जो था, इसके द्वारा इसको फर्स्टली डिस्कवर्ड किया गया था। अब आगे हम देखें तो इसके डिस्कवरी के बारे में आपकी बुक के अंदर एक बॉक्स बना हुआ, उस बॉक्स के अंदर एक पूरा इंसिडेंट, एक कहानी टाइप दी हुई है। क्या बताया गया था इस कहानी के अंदर, इस कहानी में मैरी और लोइस लीकी दोनों कौन थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये तकरीबन 40 सालों से क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे इसी फॉसिल के ऊपर, इसी की क्या कर रहे थे, इसकी वो खोज कर रहे थे। और एटलीस्ट क्या होता है कि यहाँ पर जो लुइस था वो सपना देख रहा था, वो सो रहा था, और उसी के बाद में मैरी घूमने जाती है, और घूमने जब वो जाती है तो वहाँ पर उसे कौन मिलता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एक पूरा स्कल मिलता है। तो वहाँ से वो चिल्लाती है कि हमें जो मिल गया, हम जिसे हम लास्ट 23 ईयर से ढूंढ रहे थे। तो कुछ इस तरह वो कहानी दी हुई है। तो किसने ढूंढा था, उसे मैरी ने ढूंढा था, लेकिन फर्स्टली डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था, जर्मन बटरफ्लाई साइंटिस्ट के द्वारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस को डिस्कवर किया गया था। अब आगे देखें कि अर्ली ह्यूमन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट स्पीसीज। जो अर्ली ह्यूमन था ऑब्वियसली वो डिफरेंट स्पीसीज के अंदर डिवाइडेड था, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी है कि क्या क्या स्पीसीज हुआ करती थी। एप था, एप के बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, उसके बाद होमो इरेक्टस था, फिर होमो सेपियंस था। तो ये क्या है, ह्यूमंस की अलग अलग स्पीसीज के अंदर उनको डिवाइड किया गया था। तो किस बेसिस पर डिवाइड किया गया था, उनके स्कल के ऊपर। ठीक है, स्कल की साइज पहले क्या थी, ज़्यादा बड़ी थी, फिर धीरे धीरे करके वो छोटी होती गई। उनके टीथ के ऊपर पहले ज़्यादा हैवियर टीथ होते थे, लार्जर टीथ होते थे, बाद में वो भी क्या होते गए, हल्के होते गए। उनका जो जो था वो भी क्या होता गया, पहला हैवियर था, बाद में लाइटर होता गया। ठीक है, ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन पहले क्या था, छोटा था, लेकिन बाद में उसकी साइज क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। तो ये क्या है, इन्हीं के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया था, पहले का जो ह्यूमन था उसको क्लासिफाइड किया था, उसके स्पेसीज को। अब हमारे आगे बढ़े तो ये जो कैरेक्टर आए थे ये कहाँ से आए थे, तो दिस कैरेक्टर इवॉल्व पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कहाँ से आए थे ये, एक पूरा बुक, आपकी बुक के अंदर एक चार्ट बना हुआ है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, उसे मैं समराइज कर देता हूँ कि आखिर होता क्या है ये। तो बेसिकली क्या होता था, पहले का जो ह्यूमन था वो अपने माइंड का यूज कम करता था। तो जब माइंड का यूज कम करता था तो उसका माइंड क्या था, छोटा था। जब माइंड का यूज ज्यादा करना चालू किया तो माइंड की साइज भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। जब माइंड की साइज बढ़ी तो उसने अपने माइंड का यूज करना और ज्यादा चालू किया, अपनी रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ने लगी। तो जब रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट की बात आई तो उसने क्या करा, अपने दोनों पाँव के ऊपर उसने चलना चालू करा। उसके हाथ जो थे वो फ्री हो चुके थे, और जब हाथ फ्री हो गए तो उन्हीं हाथों का यूज वो अलग अलग जगह पर करना लगा था। जैसे कि उन्हीं हाथों से हथियार बनाने लगा, उन्हीं से शिकार करने लगा, उन्हीं से खाना पकाने भी लगा था, उन्हीं से अपने बच्चों को वो उठाने लगा, उन्हीं पकड़ने लगा। तो ये क्या हो रहा है कि हाथों को जब फ्री करा तो उन्हें एक नई जगह पर उसने लगाना चालू कर दिया। तो एक पॉजिटिव फीडबैक उसे मिलता गया। जब वो 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर चलता था तो उसकी एनर्जी का जो कंजप्शन था वो भी क्या हो चुका था, कम हो चुका था। ठीक है, जब उसने सीधा चलना चालू किया तो उसके साथ साथ क्या हो चुकी थी, उसकी हाइट जो थी वो भी इंक्रीज होने लगी थी। उसी के साथ में उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो पहले के मुकाबले अब किससे हो रहा था, एक मॉडर्न ह्यूमन से मिलता जुलता हो रहा था। उसी के साथ में अगर देखें तो उसके जो शरीर के ऊपर जो बाल थे वो भी अब कम होने लगे थे। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये देख सकते हैं हम कि उसको जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से क्या हो रहा था, सुधर रहा था। मतलब वो जानवरों से अब क्या बन रहा था, इंसान बन रहा था। तो यही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं।
क्या हुआ था अराउंड 2.5 मिलियन ईयर एगो ऑनसेट ऑफ अ फेज ऑफ ग्लेशिएशन, मतलब 2.5 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, जब ग्लेशिएशन हुआ तो अर्थ पूरी तरह से कवर्ड हो चुकी थी स्नो से। जब स्नो से कवर्ड हुई तो क्या हुआ था, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस देखने को मिले। जैसे कि पहले बर्फ़ नहीं हुआ करती थी, अब बर्फ़ आ गई, तो जो क्लाइमेट था वो भी क्या हो चुका था, अब ठंडा हो चुका था। पहले गर्म था, अब ठंडा हुआ, तो ठंडा होने के कारण क्या हुआ, वहाँ की जो वेजिटेशन थी वो भी क्या हो चुकी थी, अब खत्म हो चुकी थी। तो सबसे बड़ा चेंजेस देखने को मिला क्लाइमेट और वेजिटेशन के अंदर। उसी के बाद अगर देखें तो रिडक्शन इन टेम्परेचर, जब स्नो आई तो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। तो जब टेम्परेचर कम हुआ तो क्या होगा, इवोपरेशन की जो प्रोसेस होगी वो भी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो इवोपरेशन जब कम होगा तो बारिश भी क्या होगी, कम होगी। तो टेम्परेचर और बारिश दोनों के दोनों क्या हो गई, कम हो गई। तब ये दोनों चीज कम हुई तो जो बड़ी बड़ी जो ट्रीज हुआ करते थे वो भी क्या हो चुके थे, अब उनका अस्तित्व भी अब खत्म हो चुका था। और उन्हीं की जगह पर क्या आ चुके थे, अब ग्रासलैंड आर एक्सपांडेड, मतलब जो ग्रासलैंड थी, जो घास के मैदान थे, वही देखने को अब हमें मिल रहे थे। और हम जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो कहाँ पर रहता था, पेड़ों के ऊपर रहता था। तो भैया पेड़ अब बचे नहीं हैं तो वो सर्वाइव कहाँ करेगा। तो इसी कारण से ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो एक नई स्पेसीज के अंदर रिप्लेस्ड हो गया। और वो नई स्पेसीज का नाम क्या था, जेनस होमो। और ये जेनस होमो जो थी ये क्या थी, ये ड्रायर क्लाइमेट के अंदर भी सरवाइव कर सकती थी इजीली। इसको ना तो ज़्यादा बारिश की ज़रूरत थी, ना ही बड़े बड़े ट्रीज की ज़रूरत थी। ठीक है। और देखा जाता है कि नेचर जो होती है वो समय समय पर अपने अंदर बड़े बड़े चेंजेस करती है। और जो स्पेसीज समय के साथ खुद में परिवर्तन लाते हैं वही स्पेसीज नेचर के साथ टिक पाएगी, वरना उसका अस्तित्व क्या करेगा, नेचर खत्म कर देगा। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज होमो, आखिर होमो होता क्या है। तो होमो जो था एक लैटिन वर्ड था, और होमो का जो मतलब था वो क्या होता है, मैन और वुमन दोनों को क्या कहते थे, होमो कहते थे। और एक ये लैटिन वर्ड के अंदर मैन और वुमन इसे कहा जाता था। अब टाइप कितने होते हैं होमो के, मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा है, होमो हेबिलियस। होमो हेबिलियस किसे कहा जाता था, जो टूल्स मेकर हुआ करता था, जो हथियार बनाता था। हमने देखा था ना, जो पत्थरों के हथियार बनाना चालू करा था, जिसने अलग अलग उनको शेप देता था, तो उन्हें क्या कहा जाता था, होमो हेबिलिस कहा जाता था। और होमो इरेक्टस, जब हमने 4 कैटेगरी देखी थी, 4 स्पेसीज देखी थी ह्यूमन की, पहली एप थी, उसके बाद में कौन आया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया था, फिर आया था होमो इरेक्टस जो 3rd नंबर पे होमो इरेक्टस था, जो अपराइट था। इसे अपराइट क्यों कहा गया था, क्योंकि इसकी स्केलेटन जो थी वो क्या हो चुकी थी, सीधी हो चुकी थी, इसने सीधा चलना चालू कर दिया था, इसलिए होमो इरेक्टस अपराइट मैन को कहा जाता था। अब आया था होमो सेपियंस, जो आज का मानव जिस प्रजाति का है उसे होमो सेपियंस कहा जाता था। इसे थिंकिंग मैन या ज्ञानी पुरुष भी कहा जाता था, क्योंकि इसका दिमाग जो था काफी ज्यादा चलता था पहले की स्पेसीज के कंपेयर। आगे देखें तो इन सम इंस्टेंस द नेम ऑफ फॉसिल्स आर डिराइव्ड, जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो फॉसिल्स होते हैं इनका जो नाम डिराइव्ड किया जाता है, ये किस बेसिस पर किया जाता है, प्लेसेस के बेसिस पर डिराइव्ड किया जाता है। जो भी फॉसिल जिस प्लेस से हमें मिलता है उसी प्लेस के बेसिस पर ही उसका जो नाम होता है वो डिराइव्ड किया जाता है। जैसे कि हम देखें यहाँ पे हाइडेलबर्ग, हाइडेलबर्ग कहाँ पर है, जर्मनी के अंदर है। तो हाइडेलबर्ग के अंदर से जो फॉसिल्स हमें मिला है उसको हमने क्या नाम दिया है, होमो हाइडेलबर्जेंसिस। ठीक है, जो कि हमें मोस्टली कहाँ पर मिलता है, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के एरिया के अंदर होमो हाइडेलबर्जेंसिस नाम की जो स्पेसीज है वहां पर हुआ करती थी। उसके बाद देखें तो निएंडर वैली देखा था ना हमने, जो कि वहां पर लाइमस्टोन की खुदाई हो रही थी, स्कल मिला था, वही है निएंडर वैली, जर्मनी। कहां पर आती है, जर्मनी के अंदर। यहाँ पे जो फॉसिल्स मिला है उसे क्या नाम दिया है, होमो निएंडरथैलेंसिस। ये भी एक स्पेसीज है। ये दोनों जो स्पेसीज होती है ये किसे बिलोंग करती है, होमो सेपियंस, मतलब जो थिंकिंग मैन था, जो ज्यादा सोचता था, जो हमारी प्रजाति का था, उन्हें बिलोंग करती है ये दोनों स्पेसीज। अब ये होमो निएंडरथैलिस कहां पर पाए जाते थे, यूरोप और सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया के अंदर पाए जाते थे। उसके बाद में इसका जो टाइम पीरियड जो था वो लास्ट में इनको कब देखा गया था, 35,000 ईयर एगो इन्हें लास्ट में देखा गया था। उसके बाद ये डिसअपियर्ड हो गए थे।
और हमें ये भी पता है अगर हम कंपेयर करें ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो की, तो होमो जो थे इनका जो ब्रेन का साइज था वो बड़ा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कंपेयर में। इनके दांत छोटे थे, होमो के दांत छोटे हुआ करते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कंपेयर में। इनका जबड़ा छोटा था होमो का किसी कंपेयर में, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कंपेयर में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमने इसका डेवलपमेंट देख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।